don't have any other branch. हमारी कोई अन्य शाखा नहीं है, नकालों से सावधान। जय हिंद बच्चों, आप लोगों की करंट अफेयर की सीरीज 35 है आज। इससे पहले आप लोगों की 34 सीरीज हो चुकी है। करंट अफेयर्स वीकली जो आप लोगों को दून डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे प्रोवाइड किया जा रहा है, और आपने देखा होगा कि ये करंट अफेयर्स के जो भी क्वेश्चन आपको यहाँ कराए जाते हैं, इससे आपको एग्ज़ाम में काफ़ी मदद मिलती है। अभी आपने देखा होगा प्रीवियस जो आपका 16 अप्रैल को एनडीए में हुआ है पेपर, आपने दिया होगा, तो आपने देखा होगा वीकली जो भी हम लोगों ने करंट अफेयर की वीडियो अपलोड की थी ये दून डिफेंस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर, तो आपने देखा होगा वहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मिले थे, मदद भी मिली थी। चलते हैं बेटा, इसी क्रम में आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं, है ना, क्या है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि किस कंट्री ने होस्ट ऑफ इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस, इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस। एक्चुअली ये जो हिंद महासागर से लगे हुए देश हैं, हिंद महासागर से लगे हुए जो देश हैं, जो इससे अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं, जो इससे अपनी सीमा शेयर करते हैं, तो इन देशों का लगभग ये 2016 से इस तरह के कॉन्फ्रेंस का आयोजन जो है शुरुआत हुआ, स्टार्ट हुआ। तो इसी क्रम में इस बार जो अभी मई के महीने में ये हुआ है, मई 2023 में होस्ट हुआ है, तो पूछा जा रहा है कि इसको कौन सी कंट्री ने इनमें से होस्ट किया है। तो इसको देखो, बांग्लादेश में होस्ट किया गया है, बांग्लादेश में ढाका, आपको पता होगा वहाँ पर ये होस्ट किया गया है। तो जो इसका आंसर बनेगा वो पहले का सी बन जाएगा। क्वेश्चन था इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस को कौन सी कंट्री ने होस्ट किया है, तो आंसर आपका बांग्लादेश बन जाएगा, ढाका बन जाएगा। बाकी तो आपको पता ही है, ये जो कॉन्फ्रेंस होता है इसमें वो देश पार्टिसिपेट करते हैं जो अपनी बाउंड्री इंडियन ओशन के साथ शेयर करते हैं, बंगाल की खाड़ी के साथ शेयर करते हैं, मतलब किसी न किसी रूप में जो है ये इंडियन ओशन से बाउंड्री को अपना मतलब शेयर करते हैं। तो उन्हीं देशों का ये कॉन्फ्रेंस होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एससीओ, आपको पता होगा ये जो एससीओ है एक ऑर्गेनाइजेशन है। इस समय एससीओ में 8 देश हैं, 8 मेंबर्स हैं। आपको पता है कि जो एससीओ है ये सबसे पहले संघाई 5 के नाम से जाना जाता था, संघाई 5। ये इस ऑर्गेनाइजेशन का एग्जिस्टेंस 96 में हुआ था, लेकिन 2001 से इसे एससीओ नाम दिया गया। कहा जाता है कि 15 जून 2001 से ये एससीओ का नाम दिया जाता है। 2017 के एससीओ की समिट में इसमें 2 देश और ऐड हो गए, एक आपका इंडिया और दूसरा आपका पाकिस्तान। तो ये भी इसके मेंबर हो गए, तब से इनकी सदस्य संख्या जो है 8 हो गई है। पेपर में पूछा जा रहा है कि ये स्टार्टअप फोरम 2023 में कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया है, तो ये नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया है। तो यहाँ से आपका जो करंट अफेयर का क्वेश्चन था ये हो गया। एससीओ में देश कितने हैं, ध्यान रखना 2017 इंडिया पाकिस्तान को डिक्लेयर किया गया, तो इनसे सदस्य देशों की संख्या 8 हो गई। शुरुआती दौर में ये संघाई 5 के नाम से जाना जाता था, 2001 से ये एससीओ के रूप में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए युगे युगीन, ये एक नेशनल म्यूजियम बनाया जा रहा है। तो ये पूछा जा रहा है कहाँ पर बनाया जा रहा है, तो ये म्यूजियम न्यू दिल्ली में बनाया जा रहा है। तो ये आपके क्वेश्चन के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन हो गई। बाकी और इसमें आपको पता ही है अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे है, तो अगर कभी क्वेश्चन वैसे पूछ लेते हैं तो ये है म्यूजियम, ये जो बनाया जा रहा है ये भारतीय कल्चर संस्कृति के लेकर स्थापित किया जा रहा है, तभी इसको देखो इसका नाम युगे युगीन रखा गया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच सिटी होस्टेड नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन लैंड गवर्नेंस, मतलब कह रहे हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। देखिए इसमें क्या है, जो भूमि है, जो हमारी लैंड है, उसका जो रिकॉर्ड है, मतलब उसका जो रिकॉर्ड है वो डिजिटली रखना, मतलब आंकड़े का डिजिटलाइजेशन करना, आंकड़े को डिजिटलाइज करना। आजकल देखा होगा ना लैंड रेवेन्यू, लैंड के रिकॉर्ड को सरकार डिजिटाइज कर रही है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटाइज कर रही है।
तो उसी को लेकर ये नेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ है और ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को लेकर हुआ है। तो पूछा जा रहा है कि किस भारतीय शहर में हुआ है। तो ये देखिए यहाँ पर आपको पता होगा आसाम में गुवाहाटी पड़ता है, तो गुवाहाटी में ये कॉन्फ्रेंस हुआ है, गुवाहाटी में ये कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। इसका मेन मोटो यही है, इसका मेन उद्देश्य यही है कि लैंड से रिलेटेड जितने भी डाटा हैं उनका जो मैपिंग है, उससे रिलेटेड जो भी रिसोर्सेज हैं उनको हम एक प्लेटफॉर्म पर ला दें, एक प्लेटफॉर्म पर लाकर डिजिटलाइज कर दें, जिससे लोगों को लैंड रिसोर्स की जानकारी बहुत आसानी से मिल जाए और उसके यूटिलाइजेशन में किसी तरह की फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, आंसर आपका बी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है। कह रहे हैं कि इंडिया साइंड ए मोबिलिटी पैक्ट विल अलाउ 42,000 इंडियन वर्क टू विच कंट्री। देखिए कह रहे हैं कि भारत ने किस देश के साथ 42,000 भारतीयों को काम करने के लिए एक समझौता किया। तो ये समझौता बेटा अभी हाल ही में इजराइल के साथ भारत सरकार ने किया है और इसको इसलिए किया गया है, इसका मेन मोटो, इसका मेन मतलब, इसका मेन उद्देश्य है कि हम जो है इजराइल के साथ अपने में जो हमारे म्यूचुअल रिलेशन है वो अच्छे कर सकें और इसमें स्किल का भी डेवलपमेंट होगा, दक्षता का भी विकास होगा और इसके साथ साथ एक और सबसे अच्छी बात आएगी कि जो फॉरेन करेंसी का फ्लो है, फॉरेन करेंसी का जो इंडिया में फ्लो है उसको भी आसानी होगी, उसको भी इजी होगा और वो आसानी से विदेशी मुद्रा के भंडार में जो है वृद्धि होगी, है ना, वृद्धि होगी। मतलब कहने का सेंस ये है कि जो करेंसी पूल है वो बढ़ेगा। तो इस पे ज्यादा कुछ ऐसा बताने वाली बात ही नहीं है। तो ये इजराइल है। देखते हैं 6 क्वेश्चन। विच स्पेस एजेंसी हैज डेवलप्ड द एरोलॉस सैटेलाइट्स। एरोलॉस ये सैटेलाइट पूछा जा रहा है किसके द्वारा, कौन सी स्पेस एजेंसी डेवलप करती है। तो देखिए बच्चों ये यूरोप की एक स्पेस एजेंसी है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, है ना। तो उसके द्वारा ये किया गया है और इसका हेडक्वार्टर फ्रांस में है। नासा देखिए यूएसए की स्पेस एजेंसी है, इसरो आपकी है इंडिया की स्पेस एजेंसी और जाक्सा जो है आपकी जापान के। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 6 का डी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन है स्टेट रोबोटिक्स फ्रेमवर्क। देखिए आज के समय में एआई का बड़ा बोलबाला है, जिसको आप कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, जिसको हिंदी में कहते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता। तो आपने देखा होगा फ्यूचर में बहुत सारे काम हम डिपेंड करेंगे एआई पर, हमारे जो काम है बहुत सारे डिपेंड करेंगे एआई पर। तो इसी को लेकर अभी लेटेस्ट में किसी गवर्नमेंट ने एक अपना फ्रेमवर्क तैयार किया है। फ्रेमवर्क का मतलब एक पॉलिसी, मतलब फ्यूचर में हम इसमें किस तरह से वर्क करेंगे और जरूरी भी है क्योंकि फ्यूचर में दुनिया के सभी देशों में एआई का प्रचलन बढ़ रहा है और उसी केस में एक कड़ी है रोबोट। आपने सुना होगा रोबोट का नाम, कई बार आपने बुकों वगैरह में पढ़ा होगा कि रोबोट को बधुआ मजदूर भी कहते हैं, मतलब जो आप कहोगे वही करेगा, होता भी है। मशीनें क्या हैं, मशीनें वही तो हैं जो जैसा आप इनपुट करते हैं वैसा आउटपुट आ जाता है। तो इसको लेकर जो फ्रेमवर्क तैयार किया गया है तेलंगाना के द्वारा तैयार किया गया है। तेलंगाना के बारे में एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जान लीजिए, ये भारत का 29वां राज्य है। तेलंगाना जो है भारत का 29 स्टेट्स है और ये 2 जून 2014 को भारत के 29वें राज्य के रूप में आया, 29 स्टेट्स के रूप। हालांकि इस समय भारत में राज्यों की संख्या 28 है, लेकिन 2014 में 2014 में जब तेलंगाना बिकेम इफेक्टिव 29 स्टेट्स ऑफ इंडिया, तो उस समय जो गवर्नमेंट के गजट है, सरकारी गजट है, उसमें तेलंगाना का जो क्रमांक है वो 29 था। तो इसीलिए अगर कभी कोई पूछे कि भारत का 29वां राज्य कौन था, तो आप बताएंगे कि भारत का 29वां राज्य जो था वो तेलंगाना था। और यहां से एक चीज और आपको ध्यान रखना है, एक चीज और नोटिस रखना है कि तेलंगाना
जो है आंध्र प्रदेश से अलग होके बना है। जैसे कभी पूछ लेते हैं कि तेलंगाना कैसे बना है, और ध्यान रखिए तेलंगाना लैंड लॉक है, मतलब इसकी जो बाउंड्री है चारों तरफ से लैंड से घिरी हुई है। जैसे आंध्र प्रदेश है तो आंध्र प्रदेश लैंड लॉक नहीं है, आंध्र प्रदेश आपका कोस्टल एरिया से लगा हुआ स्टेट्स है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए पहली पॉड टैक्सी भारत में शुरू करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। आपने नोएडा सुना होगा, नोएडा में ये स्टार्ट किया जा रहा है। ग्रेटर नोएडा आपने सुना होगा, फिल्म सिटी सुन रहे होंगे कि यूपी की फिल्म सिटी यहीं बन रही है, तो उसी पर ये स्टार्ट किया जा रहा है पॉड टैक्सी। एक्चुअल में पॉड टैक्सी में क्या होता है, इसमें मतलब ऐसा होता है कि इसमें एक लिमिटेड पैसेंजर, मतलब एक लिमिटेड संख्या में लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो है भेजा जा सकता है, और बहुत फास्ट तरीके से, बहुत तेज गति से, है ना। और इसमें कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं, ड्राइवर वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप जैसे भी कमांड करेंगे आपको जो भी डेजिग्नेशन, जिस डेस्टिनी पर आपको पहुंचना होगा, जहां पर पहुंचना होगा वो आपको उसी दिशा में ले जाएगी। इसके लिए अलग रूट भी बनाया जा रहा है। तो भारत में इस तरह की पॉड टैक्सी सर्विसेज शुरू करने वाला राज्य जो है यूपी है। यूपी में नोएडा में शुरू किया जा रहा है, फिल्म सिटी यहीं पे बन रही है। और एक चीज और आपको ध्यान रखना है, ग्रेटर नोएडा भी आपको पता होगा कि बहुत इंडस्ट्रियल एरिया है। और एक चीज ध्यान रखना कि ये बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी की होगी, मतलब काफी हाई टेक्नोलॉजी की होगी। यहां से एक नॉलेज आपको ये भी रखना है। चलिए ये देखिए रेस टू नीट, बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है ये। बेसिकली बेटा जो आजकल कार्बन का इमिशन हो रहा है ना, कार्बन के इमिशन को कम करने के लिए, मतलब कार्बन का उत्सर्जन कम किया जा सके और उसे जीरो तक पहुंचाया जा सके, तो उसके लिए ये रिपोर्ट जो जारी की गई है, ये बैंकॉक में एक संस्था है, बैंकॉक की एक संस्था है, उसी ने जारी किया है। यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक सोशल एंड कमीशन, देखिए यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक सोशल कमीशन फॉर एशिया पैसिफिक रीजन। इसमें देखिए दो वर्ड आते हैं, एशिया पैसिफिक रीजन। तो ये एशिया पैसिफिक रीजन के लिए निकाली गई है रिपोर्ट, है ना। और इसमें साफ साफ ये मेंशन किया जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि किस तरह से कार्बन के उत्सर्जन को कम किया जा सके, किस तरह से ज्यादा क्लीन एनर्जी का एनवायरनमेंट लाया जा सके, किस तरह से जो है पॉल्यूशन के लेवल को मिनिमाइज किया जा सके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव किया जा सके, उसी को लेके ये रिपोर्ट जारी की गई। यहाँ देखिए एक संस्था यूएनईपी है जिसका हेडक्वार्टर नैरोबी है। ये भी देखिए इन्वायरमेंट से जुड़ी हुई संस्था है, ये भी इन्वायरमेंट से जुड़ी हुई संस्था है। और ये देखिए यूएनएफसीसी, ये आपकी क्लाइमेट चेंज से जुड़ी हुई संस्था है ना। अभी आपने देखा होगा कि इसी बार एनडीए में कोप को लेकर क्वेश्चन पूछा गया था। एनडीए का जो पेपर हुआ था 16 अप्रैल 2023 को, उसमें कोप को लेकर एक क्वेश्चन पूछा गया था, कोप किससे रिलेटेड है। तो कोप का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो ये हर साल जो क्लाइमेट चेंज पर कॉन्फ्रेंस होता है, सम्मेलन होता है, उसके इसी के अंडर गाइडेंस में होता है। और यहाँ देखिए WEF है जिसको कहते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। आपने देखा होगा ये भी बहुत सारी रिपोर्ट वगैरह पब्लिश करता है ना। तो इसमें एक रिपोर्ट इसकी बहुत खास है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, मतलब जेंडर बेस पे जो गैप है यही जारी करता है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट इसी के द्वारा पब्लिश किया जाता है। हालांकि जो आपका क्वेश्चन है उसका आंसर सी है। ये और भी जो जरूरी इंफॉर्मेशन थी बता दिया। यूएनईपी का हेडक्वार्टर नैरोबी है, ये आपको ध्यान रखना है। यूएनईपी का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। और ध्यान रखिएगा यूएनएफसीसी, ये भी क्लाइमेट चेंज से जुड़ी हुई संस्था है, क्लाइमेट कन्वेंशन चेंज से, है ना, फ्रेमवर्क है।
और बाकी तो वही है। चलते हैं, उत्तर आपका क्या बन जाएगा? सी। मतलब ये जो आपका रेस टू नेट जीरो रिपोर्ट है, इसका मेन मकसद है कार्बन के उत्सर्जन को किस तरह से कम कर सके, किस तरह से न्यूट्रलाइज कर सके, किस तरह से जीरो ला सके। अभी देखिए प्रोजेक्ट स्मार्ट, ये देखिए जो प्रोजेक्ट स्मार्ट है ये मुंबई और अहमदाबाद रेल रूट पे डेवलप किया जाएगा। ठीक है, मुंबई और अहमदाबाद रेल रूट पर। इसमें जापान सरकार की भी मदद है, जापान की भी मदद कर रहा है इसमें। और पूछा जा रहा है कि कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर है, तो इसमें देखिए 2 मिनिस्ट्री मिली हुई है। एक आपका मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स एंड रेलवे। इसमें मेन मकसद यह है कि मुंबई से अहमदाबाद के रेल रूट पर जो भी शहर पड़ते हैं उनमें से 4 शहरों का हाई स्पीड रेल नेटवर्क के लिए डेवलप करना, हाई स्पीड रेल नेटवर्क के लिए फ्रेंडली बनाना। तो यही क्वेश्चन है कि प्रोजेक्ट स्मार्ट जो है किससे रिलेटेड है। ठीक है ना, इसमें आपका गुजरात के 2 शहर आएंगे, 2 शहर महाराष्ट्र के आएंगे। इनमें 12 शहर पड़ते हैं, उन 12 शहरों में से 4 शहर को इसमें रखा गया है। तो जो क्वेश्चन होगा वो सीधा यही होगा कि प्रोजेक्ट स्मार्ट जो है किससे रिलेटेड है, तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स एंड रेलवे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, साइबर सुरक्षा। तो देखिए आजकल आपने देखा होगा साइबर सुरक्षा एक बड़ी चैलेंजिंग इशू है। आप जानते होंगे, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, साइबर सिक्योरिटी बहुत सारे क्राइम हो जाते हैं, पासवर्ड वगैरह आपने पढ़ा होगा हैक हो जाता है, लोगों के प्राइवेसी लीक हो जाती हैं। तो इसके लिए देखिए एक अभियान चलाया जा रहा है, एक पहल की जा रही है जिसका नाम है साइबर सुरक्षित भारत। यहाँ से नीति आयोग के बारे में देख लीजिए, ये 1 जनवरी 2015 को आया और नीति आयोग की जो पहल की गई वो प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। जैसे ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि नीति आयोग की स्थापना में किस प्रधानमंत्री का रोल सबसे बड़ा रहा, पीएम मोदी का। और यहां देखिए एक क्वेश्चन और ध्यान रखिए, ये योजना आयोग के स्थान पर है। जो पहले प्लानिंग कमीशन कहलाता था, जिसको अंग्रेजी में प्लानिंग कमीशन कहते थे, है ना, उसकी जगह पर ये आयोग जो है नीति आयोग आया हुआ है। ठीक है, ये एक तरह की एडवाइजरी बॉडी है, ये एक तरह की थिंक टैंक है। क्या है? थिंक टैंक। मतलब अगर पेपर में पूछा जाए क्या है ये एक तरह का थिंक टैंक है। ठीक है, भारत सरकार को, तो उत्तर आपका ये हो गया। और ये देखिए नेस्कॉम एक संस्था है, ये बेसिकली आईटी सेक्टर से जुड़ा हुआ है। आईटी सेक्टर, इसका पूरा नाम है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज। नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज। इसकी स्थापना 1988 में की गई थी। हेडक्वार्टर इसका शायद नोएडा में है ना। तो ये भी एक मतलब संस्था है। नेस्कॉम के बारे में भी पेपर में कई बार पूछा गया है, कई बार आया भी है। ठीक है, तो इसका जो नेस्कॉम है, अगर कभी पूछ लिया जाए कि किससे रिलेटेड है, तो आईटी सेक्टर से रिलेटेड है। तो आपके क्वेश्चन का आंसर सी है। चलिए अगला क्वेश्चन, ये भी एक अच्छा सवाल है। कौन सा देश अरब लीग में 11 साल बाद आया? तो ये सीरिया आया है। ये जो आपका अरब लीग है, इसका जो मुख्यालय है वो काहिरा में है और इसमें इस समय कुल 22 देश सदस्य हैं। मई 2023 में
इसका जो नया मेंबर बना है वो सीरिया बना है। ये अरब, और इसकी जो लैंग्वेज है ऑफिशियल वो अरबी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आकाशवाणी का, देखिए आकाशवाणी विल द परमानेंट नेम ऑफ विच इंस्टीट्यूशन। तो आपने सुना होगा ऑल इंडिया रेडियो, है ना। भारत में 1927 से रेडियो प्रसारण शुरू हुआ और ये 2 ट्रांसमीटरों पे हुआ था, एक कलकत्ता एक मुंबई। कलकत्ता और मुंबई से ये शुरू हुआ था, ध्यान रखना, ये एक जीके का क्वेश्चन बन सकता है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, 1936 में ये ऑल इंडिया रेडियो की तरह काम करने लगा। कई बार इसको आप शॉर्ट फॉर्म में AIR भी कहते हैं। 1957 में ये जो है पूरी तरह से अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, ये प्रसार भारती के अंडर में आता है, प्रसार भारती के ओनरशिप में आता है। 1957 से ये काम करना शुरू कर दिया था आकाशवाणी के रूप में, और अब इसको भारत सरकार ने इसका नाम परमानेंटली आकाशवाणी कर दिया। आकाशवाणी वर्ड का यूज 1936 में किया गया था इसके लिए, है ना। तो इतना पूछते नहीं, इतना सब फालतू चीजें नहीं पूछते वो लोग, बट ये है कि डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें पूछ देंगे कि आकाशवाणी परमानेंट नेम है किस इंस्टीट्यूशन का, ऑल इंडिया रेडियो। चलिए, ये कह रहे हैं कि पहली मिनिस्ट्रियल मीटिंग है इंडिया की EU के साथ। यहाँ EU का मतलब है यूरोपीय यूनियन, EU का मतलब है यूरोपीय यूनियन। पूछा जा रहा है कि इनकी टेक्नोलॉजी को लेकर पहली मीटिंग कहां पे हो रही है। तो इनकी जो पहली मीटिंग हो रही है ब्रुसेल्स में हो रही है, ध्यान रखना बच्चों। वैंकूवर कनाडा में पड़ता है, जनेवा आपने पढ़ा होगा स्विट्जरलैंड में पड़ता है ना। और यहां से एक चीज याद रखना, ब्रुसेल्स जो है नाटो का हेडक्वार्टर भी है। आपने पढ़ा होगा नाटो की स्थापना 1949 में हुई है। बेल्जियम आपने सुना होगा, ठीक है। तो नाटो का हेडक्वार्टर भी ब्रुसेल्स में, ठीक है। चलते हैं आगे की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए ट्विटर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ठीक है ना। ये एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ये 2006 से एक्टिव है। इसके नया इसमें पूछा गया है कि इसके नए सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन बने, ये क्वेश्चन पूछा गया। जो ट्विटर है इसका जो हेड ऑफिस है ट्विटर का, ये सैन फ्रांसिस्को, ये USA में पड़ता है। आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि इसके नए अधिकारी के रूप में किसकी नियुक्ति किए गए हैं। तो लियांडा याक्रिनो को, ये लेडीज है, फीमेल है, ठीक है ना, इनको नियुक्त किया गया। क्वेश्चन का आंसर ये है, बाकी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। चलिए अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 3rd रैंक लार्जेस्ट एक्सपोर्टर, मतलब भारत वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार, कॉमर्स मिनिस्ट्री के सर्वे के अनुसार भारत का कौन सा देश मतलब भारत के साथ तीसरा बड़ा हो गया। तो देखिए बहुत अच्छा है, इस रिपोर्ट के अनुसार USA पहले नंबर पे है, सेकंड नंबर पे UAE है, 3rd नंबर पे नीदरलैंड है ना। तो यहां पे उत्तर जो होगा नीदरलैंड होगा। और अगर यहीं से एक क्वेश्चन और बनाया दिया जाए कि नीदरलैंड ने किसको मतलब कम्पीट किया, किसको फाइट किया, तो नीदरलैंड ने चाइना को पीछे कर दिया, मतलब चाइना को पीछे करके नीदरलैंड तीसरे नंबर पे आ गया। ये आप समझिए, मतलब नीदरलैंड
नीदरलैंड जो है तीसरे नंबर पे आ गया, मतलब चाइना को पीछे करके। तो यहां से क्वेश्चन है, मतलब हमारा जो निर्यात होता है, एक्सपोर्ट को हिंदी में निर्यात कहते हैं, उसके अनुसार तीसरे नंबर पे ये है। तो फर्स्ट यूएसए, सेकंड यूएई एंड थर्ड नीदरलैंड। चलते हैं आगे, क्वेश्चन का उत्तर बी। किस अभिनेता को विच एक्टर बीन इंक्लूडेड इन द इंडियन टीम एज एन एम्बेसडर फॉर द स्पेशल ओलंपिक ट्रिप्स टू बर्लिन? बर्लिन जर्मनी में पड़ता है। किस अभिनेता को बर्लिन की विशेष ओलंपिक यात्रा के लिए भारत के राजदूत? तो इसका आयुष्मान खुराना है। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन ये देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन नेवी का है ना, इंडियन नेवी का जो है थाईलैंड की नेवी के साथ एक नेवल एक्सरसाइज होती है, कोर पार्ट। ये इंडियन नेवी और थाईलैंड, थाई नेवी, ये क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, बट इसमें ये पूछ रहे हैं कहां हुआ है। तो इसका आयोजन जो हुआ है अंडमान सी, ध्यान रखना, जो आप पढ़ते हैं ना अंडमान एंड निकोबार, जैसे ये अंडमान है और ये आपका निकोबार है, तो यही इसके आसपास जब आप मैप में देखेंगे तो यहां पे अंडमान सी होगा। जब आप देखेंगे तो यहां पे अंडमान सी होगा, तो वहीं पर यह एक्सरसाइज कंडक्ट की गई है। चलिए अगला क्वेश्चन, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, देखिए एक संस्था है WHO, आपको पता होगा यह संस्था 7 अप्रैल 1948 को इस्टेब्लिश की गई। यही कारण है कि 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे, विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इन्होंने एक बीमारी को बताया है कि अब ये समाप्त हो गई है, वही क्वेश्चन है। अनाउंस टू द एंड ऑफ 10th month लॉन्ग ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी फॉर विच डिजीज? तो अब देखिए इसका उत्तर है मंकी पॉक्स। आपको पता होगा इसका मामला 2022 में लंदन में देखने को मिला था, लंदन से, और उसके बाद काफी देशों में ये बीमारी देखने को मिली। अब WHO ने डिक्लेयर किया है कि अब ये बीमारी जो है कंट्रोल में है, और उसकी वजह से ये देखो क्या लगा था, ग्लोबल इमरजेंसी लिखा है ना, लॉन्ग ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी, इसको समाप्त करने की घोषणा की है। देखिए लिखा है, क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, किस बीमारी के लिए 10 महीने से लंबे समय के वैश्विक आपातकाल? ऐसा नहीं कह रहा है बीमारी समाप्त हो गई, मतलब जो ये हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर हुई थी, आप ध्यान से क्वेश्चन को देखिए, 10 महीने से लंबे ग्लोबल, मतलब अंग्रेजी में भी देखिए 10 month लॉन्ग ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी, मतलब 10 महीने से लंबे समय का जो आपातकाल चल रहा था, हेल्थ इमरजेंसी जो चल रहा था, उसको समाप्त कर दिया गया। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से देखना। कई बार बच्चे ये सोच लेंगे कि उसने कह दिया बीमारी ही खत्म हो गई, देख रहे हैं ना। एक बार क्वेश्चन फिर से देखिए, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अनाउंस द एंड ऑफ 10th month लॉन्ग ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी। हिंदी में भी देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस बीमारी के लिए 10 महीने से लंबे समय के वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल, मतलब इसको समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो मंकी पॉक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उत्साह एक पोर्टल लॉन्च किया गया है। यह पोर्टल बेटा यूजीसी के द्वारा लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के द्वारा आप यूजीसी से रिलेटेड जो भी अपडेशन है, जो भी जानकारी है,
आप ले सकते हैं हायर एजुकेशन को, और इस पोर्टल को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, हिंदी में राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के साथ मतलब मैच करके बनाया गया है। मतलब जो ये पोर्टल बनाया गया है, जो ये आपका उत्साह पोर्टल है, इस पोर्टल में जो भी जानकारी दी जाएगी, जो भी आपके रिलेटेड होगी, वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से मैच करेगी, इसीलिए पोर्टल तैयार किया गया है। ठीक है, चलते हैं आगे की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये कह रहे हैं कौन सा खेल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, गटका एक खेल है और ये सिख धर्म से रिलेटेड है। यहां से जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिख धर्म से रिलेटेड है और ये पंजाब से रिलेटेड है। और यहां से एक नया क्वेश्चन भी बन गया कि 37th नेशनल गेम को कौन सा राज्य होस्ट करेगा? गोवा करेगा। कौन सा राज्य? गोवा करेगा। तो ध्यान रखना, एक मार्शल आर्ट होता है जिसको नेशनल गेम्स में ऐड किया गया है, तो इसके अकॉर्डिंग आंसर आपका गटका है। चलिए अगला क्वेश्चन, यूपीएससी आपको पता है ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एक संवैधानिक संस्था है अंडर द आर्टिकल 315। जब आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो अनुच्छेद 315 में लिखा गया है, पहले इसको लोक सेवा आयोग कहते थे, अंग्रेजी में पब्लिक सर्विस कमीशन कहते थे, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से इसका नाम संघ लोक सेवा आयोग कर दिया गया, जिसको अंग्रेजी में यूपीएससी कहते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो पूछा यह जा रहा है कि अभी नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो मनोज सोनी को। आपने पढ़ा होगा राष्ट्रपति के दौरान। चलिए क्वेश्चन है कि विच ऑर्गेनाइजेशन विल लॉन्च द फर्स्ट कमर्शियल स्पेस स्टेशन हेवन फर्स्ट इन द कोलैबोरेशन विद प्राइवेट कंपनीज। मतलब प्राइवेट कंपनीज के साथ कोलैबोरेशन करके हेवन फर्स्ट को लॉन्च करने वाला कौन सा मतलब वो है? तो आंसर हो जाएगा नासा। यहां से एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देख लीजिए, सार्क। देखिए सार्क का पूरा नाम है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसका हेडक्वार्टर जो है काठमांडू में है। ये ढाका में 1985 में स्टैब्लिश किया गया। इस समय इसमें जो मेंबर है 8 है। अफगानिस्तान इसका अंतिम मेंबर है। भारत भी इसका मेंबर है, पाकिस्तान भी है। यहां से एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, बाकी डीआरडीओ आपको पता है, इसरो पता ही। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि फर्स्ट इवर सबसी रिसर्च लैब इन एशिया, ये कहां बनाया जा रहा है? पुणे में। कहां पर? पुणे। ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रोड सेफ्टी के लेकर यूएनओ का 15 से 21 मई तक है ना, 15 से 21 मई तक जो है ग्लोबल सेफ्टी वीक के रूप में मनाया गया है। तो पूछा जा रहा है कि इसकी थीम क्या थी? तो देखिए इसमें सबसे मेन चीज जो डिस्कस की गई थी, रीथिंकिंग मोबिलिटी। मतलब आज के समय में आपने देखा होगा कि रोड एक्सीडेंट से बहुत लोगों की डेथ हो जाती है,
जितनी भी डेथ होती है उसमें सड़क एक्सीडेंट, रोड दुर्घटना से होने वाली मृत्यु का रेशियो बढ़ रहा है। तो ये एक ग्लोबल कंसर्न इशू है और इसमें एक चीज आपको ध्यान रखना है, नोटिस रखना है कि इस वीक में क्या लोगों को बताया गया, क्या समझाया गया। इसमें मेन फोकस, मेन उद्देश्य ये था कि जो रोड सेफ्टी है कैसे हो, कैसे हम अपने यातायात परिवहन को और सेफ कर सकें, जिससे जो अननेचुरल डेथ है उसे कम किया जा सके, कैजुअलिटी को कम किया जा सके, अप्राकृतिक मृत्यु दर को घटाया जा सके, इन्हीं सब के लिए। इसीलिए देखिए इसमें यूज किया गया है रीथिंकिंग मोबिलिटी, हैशटैग रीथिंकिंग मोबिलिटी। चलिए अगला क्वेश्चन है, इच्छा मृत्यु को कानूनी मान्यता देने वाला देश पुर्तगाल है। हालांकि यूरोप में कानूनी इच्छा मृत्यु देने वाला देश सबसे पहले जो है, जिसको अंग्रेजी में यूथेनेशिया कहते हैं, यूथेनेशिया, नीदरलैंड है। ध्यान रखना 2010 में पहला यूरोपीय देश है, फर्स्ट यूरोपियन कंट्री। यहां से भारत के रिस्पेक्ट में भी एक बात आपको बता दें, भारत में 2018 में इसके रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अगर कोई व्यक्ति कोई लाइलाज डिजीज से पीड़ित है, कोई ऐसी बीमारी से पीड़ित है जिसके कारण उसे असहनीय पीड़ा हो रही है, मतलब जैसे होता नहीं, कभी काल आपने अपनी लाइफ में देखा होगा, लोग कहते हैं कि इससे अच्छा डेथ ही हो जाए, इससे अच्छा मृत्यु हो जाए। कभी काल हमारे शरीर में इस तरह की कोई बीमारी हो जाती है, तो ऐसे केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक गाइडलाइन जारी किया है और ऐसी एबनॉर्मल कंडीशन, ऐसी असाधारण परिस्थिति में उस व्यक्ति को इच्छा मृत्यु के चॉइस का अधिकार दिया जा सकता है। तो यहां से यह क्वेश्चन आपके पेपर में बन सकता है कि भारत में यूथेनेशिया या इच्छा मृत्यु को एक कानूनी मान्यता के रूप में सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया, परिभाषित किया या लीगलाइज किया या उसे कानूनी मान्यता दी, तो 2018 से। बट हमारा जो है करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो उसके अनुसार सबसे पहला ऐसा करने वाला नहीं, लेटेस्ट में किया है पुर्तगाल ने। हां, अगर ऐसा क्वेश्चन बने कि यूरोप का फर्स्ट कंट्री जिसने यूथेनेशिया को लीगली वैलिड कर दिया, लीगलाइजेशन उसका कर दिया, तो वह है नीदरलैंड। ठीक है बच्चों, चलते हैं। ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल यह बेटा तिरुवनंतपुरम में हुआ है, आपको पता होगा केरल में पड़ता है। नेक्स्ट, प्रवीण सूद, ये सीबीआई के नए डायरेक्टर बने हैं। पूछा यह जा रहा है कि कहां से है ये, कर्नाटक से, कर्नाटक के डीजी हैं।
सीबीआई आपको पता है 1963 में आई। सीबीआई भारत सरकार की एक जांच एजेंसी है। सीबीआई एक तरह से बेटा पुलिस फोर्स ही है, लेकिन इसको कुछ स्पेशल प्रिविलेज, इसको कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं और एक केंद्र सरकार के निर्देश में काम करती है। तो आंसर हो गया कर्नाटक। अगला है, पूछा जा रहा है बिल्ट बाई पांडवोज डिक्लेयर ए नेशनल मॉन्यूमेंट्स। देखिए ये जितने भी मंदिर हैं सब के सब उत्तराखंड में हैं। इसका उत्तर है तुंगनाथ। जब आप उत्तराखंड की ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो उसमें वर्ड आता है पंच केदार। तो उसी पंच केदार में से तुंगनाथ एक मंदिर है, भगवान शिव का है। इसे पांडवों ने डेवलप किया था। जब महाभारत की लड़ाई समाप्त हो गई थी तो उन पे ब्राह्मण हत्या का आरोप लगा था। तो यह माना गया कि आप इस ब्राह्मण हत्या से अगर बचना चाहते हैं तो आप भगवान शिव की पूजा करें। और कहा जाता है कि उन्हीं के वंशजों ने यह तुंगनाथ मंदिर का निर्माण कराया है। उत्तराखंड में पड़ता है यह मंदिर। अभी इसी मंदिर के बारे में बताया गया है कि इस मंदिर की जो बनावट है, स्ट्रक्चर है, वहां के जियोलॉजिकल पोजीशन में चेंजेस होने के कारण झुकाव आ रहा है। और ASI आप जानते हैं आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट है, आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया, उसी ने बताया है। तो इसीलिए भारत सरकार ने इसको राष्ट्रीय स्मारक के रूप में डिक्लेयर किया है। जब आप पॉलिटी पढ़ते हैं तो पॉलिटी में DPSP आता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो उसमें आर्टिकल 49 जब आप पढ़ेंगे, अनुच्छेद 49, तो उसमें लिखा है इस तरह की चीजों के बारे में। तो वहां से आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं। तो आंसर ये हो गया। बाकी बद्रीनाथ, अलकनंदा, केदारनाथ, अलकनंदा, मंदाकिनी, केदारनाथ 12 ज्योतिर्लिंगों में आता है। और भारत के 4 तीर्थ स्थल, 4 धाम में से एक बद्रीनाथ भी आता है। यमुनोत्री आपने पढ़ा होगा, बंदरपूछ ग्लेशियर से यमुना नदी ओरिजिनेट होती है। तो आंसर डी हो गया। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, समुद्र शक्ति सैन्य अभ्यास भारत का किस देश के साथ हुआ है? यह भी इंडोनेशिया के साथ हुआ है। यह भी नेवी एक्सरसाइज है। और ये एक्सरसाइज कहां हुआ है? दक्षिणी चीन सागर, साउथ चाइना सी। तो आंसर ये हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका 30 क्वेश्चन इस करंट अफेयर की सीरीज का। तो ठीक है, धन्यवाद। Kindly subscribe D-Day YouTube channel and don't forget to press bell icon.